नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा और आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 498A की, जिसको हमारे संविधान ने 1983 में इंट्रोड्यूस किया था मैरिड वुमेन्स को सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इस 498A सेक्शन को हम थोड़ा कहानी की तरह समझते हैं। शादी के बाद लड़की ससुराल में जाती है, एक दो दिन सही बीतते हैं बिकॉज नई शादी है, इन लॉज भी ठीक ठाक बिहेव करते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद उसके साथ मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट शुरू हो जाता है। रीजन हम सबको मालूम है कि वो दहेज अच्छे से नहीं लाई है, दहेज पूरा नहीं लाई है, जो मांगे हस्बैंड और इन-लॉज ने की थी उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज फुलफिल नहीं की है लड़की के पेरेंट्स ने। इन सारी चीजों से डिससेटिस्फाइड होके, परेशान होके वो लड़की को तंग करना शुरू कर देते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। 498A क्लियरली मेंशन्ड दैट जो क्रुएल्टी है, जो अत्याचार है लड़की पे, वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। अब ये अत्याचार किस लिए किया जाता है? मान लीजिए इन-लॉज ने कोई डिमांड उसके सामने रखी कि आपको 50,000 रुपए लेके आने हैं। शादी हो गई, ये शादी के बाद की डिमांड्स मैं आपको बता रही हूं। शादी से जो पहले डिमांड्स होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। शादी के बाद अगर इन-लॉज या हस्बैंड बोलते हैं कि आप 50,000 रुपए लेके आइए, ये डिमांड रखना ही लड़की के लिए मेंटल हरेसमेंट है। अब मान लीजिए डिमांड लड़की पूरी नहीं कर पाई है, तो जाहिर सी बात है कि इन-लॉज बहुत ज्यादा उसमें गुस्से में आ जाएंगे, मिसबिहेव करना शुरू करेंगे, मारपीट शुरू करेंगे। तो जब ये सारी चीजें होती हैं सीक्वेंस में, तो ये 498A के सेक्शन को अट्रैक्ट करती हैं। जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, और डिमांड्स कई तरह की हो सकती हैं, इन-लॉज या हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स ये कह सकते हैं कि आप पैसा लाइए अपने पेरेंट्स के घर से, वो गोल्ड की डिमांड रख सकते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की डिमांड रख सकते हैं, गाड़ी की डिमांड रख सकते हैं। डिमांड किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन जिस डिमांड से लड़की को मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट हो रहा है वो 498A के ऑफेंस को अट्रैक्ट करता है। अब हरेसमेंट किस तरह से वो करेंगे? मान लीजिए उन्होंने बोला कि आप गोल्ड लेके आइए और लड़की गोल्ड नहीं लाई है, उसको वो मारपीट शुरू कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, उसके बीमार पड़ने पर उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, खाना प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, फैमिली से बात नहीं करने दे रहे हैं। ये सब 498A में ही कवर होता है। अगर इस तरह के हरेसमेंट आप में से किसी के भी साथ हो रही है, तो अब आपने स्टेप्स क्या लेने हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर इस तरह की कोई डिमांड आपके सामने रखी जा रही है, आपके पेरेंट्स के सामने रखी जा रही है और आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और ये डिमांड परसिस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, जिससे आपका मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट हो रहा है, आप इसकी पुलिस कंप्लेंट देंगे। आप ओरल भी इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को, बट बेटर ये रहेगा कि आप उसकी रिटर्न में कंप्लेंट दें। ये 498A का ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी पुलिस ऑफिसर को, आपके इन-लॉज को और हस्बैंड को या उनके रिलेटिव्स को, जो भी आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो मेंटल और फिजिकल वायलेंस आपके ऊपर कर रहे हैं, बिना किसी की परमिशन के आईओ साहब उनको अरेस्ट कर सकते हैं। आईओ को आपके हस्बैंड, इन-लॉज या रिलेटिव्स को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, बट हां आपकी एक कंप्लेंट की जरूरत है। अगली बात हम आते हैं कि आपने इसमें कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट आप कितने पीरियड तक कर सकते हैं? ये का जो लिमिटेशन है वो 3 साल तक होता है। मान लीजिए 2020 में आपके साथ मारपीट हुई, तो 23 तक आप उस 2020 के इंसिडेंट को रिपोर्ट करा सकते हैं। इसका लिमिटेशन, 498A का लिमिटेशन कॉन्टिन्यूस चलता है। आप अगर 3 साल हो गए हैं, आपने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है, आपके पेरेंट्स ने भी इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि केस नहीं बनता है। सेक्शन 473 सीआरपीसी ने एक पावर दी हुई है ऑनरेबल कोर्ट्स को कि 3 साल के बाद भी अगर आप रिपोर्टिंग करती हैं इस तरह के हरेसमेंट का, तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर आपके पास कॉग्निजेंट एविडेंस है, रेलिवेंट पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं कि आपके साथ मारपीट हुई है, मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट हुआ है। 498A का ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल होता है। मतलब मान लीजिए आपने केस डाला
अब आपके हस्बैंड, इन लॉज या रिलेटिव्स और आपके बीच में एक सुलह हो गई, सेटलमेंट हो गया। अब वो लोग चाह रहे हैं कि ये केस आप क्लोज कर दें, या मान लीजिए किसी तरह का प्रेशर है आपके ऊपर कि ये केस आपको क्लोज ही करना है। तो जिस ट्रायल कोर्ट के सामने ये केस चल रहा होता है, वहां पे ये केस आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका कॉम्प्रोमाइज भी हो गया है। इस केस को क्लोज करने के लिए सेक्शन 498A में जो भी एफआईआर आपके इन-लॉज और हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स के ऊपर हुई है, उसकी क्वेश्चन के लिए आपको सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट के सामने अर्जी डालनी पड़ेगी विद एफिडेविट कि आप लोगों ने ये मैटर पीसफुली कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उस केस में भी कोर्ट आपसे क्वेश्चन कर सकती है कि आप किसी प्रेशर में तो नहीं हैं, कि आप इस केस को प्रेशर में क्लोज करना चाह रही हैं, तो उसका भी जवाब आपको इमीडिएट देना होगा हाई कोर्ट के सामने। अब इस कंप्लेंट को कौन कौन दाखिल कर सकता है? सबसे पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई वुड से, मान लीजिए लड़की कंप्लेंट नहीं दे पाती है तो उसके पेरेंट्स दे सकते हैं, उसके रिलेटिव्स भी दे सकते हैं। अब हमारे सामने एक ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या सेकंड वाइफ भी 498A का केस करा सकती है हस्बैंड पे? बिल्कुल करा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर लिव इन पार्टनर है, वाइफ भी है और हस्बैंड के साथ कोई लिव इन पार्टनर भी रह रही है, तो क्या लिव इन पार्टनर 498A में केस करा सकती है? बिल्कुल नहीं करा सकती है, क्योंकि 498A का जो प्रोविजन है, ये जो रेमेडी दी हुई है, वो मैरिड वुमेन्स की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए दी हुई है। तो आप में से किसी के भी साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल और फिजिकल अत्याचार हो रहा है डॉरी के लिए, अनलॉफुल डिमांड को पूरा करने के लिए, तो आप इस मैटर को अपने तक ना रखें, उसको पुलिस रिपोर्ट में बदलें, पुलिस को इंफॉर्मेशन दें। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की जरूरत फील हो किसी भी स्टेज पर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी। मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर जल्दी से मिलूंगी, कुछ नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।